नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। मैं शुभम, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फंडामेंटल और टेक्निकल पे। और ये वीडियो जो है मैं आपकी रिक्वेस्ट पे बना रहा हूं टेलीग्राम पे। अगर आप ज्वाइन नहीं आप हो जाइए। हमने पूछा था आपसे कि आपको कौन से स्टॉक पे वीडियो चाहिए, किसका एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों ने ये रिप्लाई किया है जहां पे सबसे ज्यादा वोट आईडीएफसी के रहे हैं। अगर आपने हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, बाकी सारी सोशल मीडिया का भी। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो प्योरली एक एजुकेशनल वीडियो होगा जहां पे हम पता करेंगे कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है, फंडामेंटल क्या बोलते हैं और संभावनाएं क्या है, स्मार्ट बुल्स कब आ सकते हैं, नया ट्रेंड कब बन सकता है, इन सब चीजों का डिस्कशन होगा। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं होगी। कोई भी बाय सेल करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें, मार्केट में रिस्क काफी ज्यादा होता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले यहां पर इसके मंथली चार्ट पे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का डाटा क्या रहा है, ये मर्जर से बना था आईडीएफसी और कैपिटल फर्स्ट के मर्जर के बाद में। यहां पर लास्ट ईयर कुछ इश्यू हुए थे क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा था कि हम उस स्पीड से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे जिस स्पीड से हमने पास्ट में ग्रोथ किया है। तो उसके बाद में स्टॉक के अंदर हिट आया, बड़ा हिट आया और लगभग 47-48% स्टॉक जो है वो अपने हाई से करेक्ट हो चुका है। इससे पहले भी स्टॉक ने एक बड़े करेक्शन जो है वो यहां पे दिखाए थे। राइट नाउ ये करेक्शन के बाद में नीचे एक डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन करके एक रेजिस्टेंस जो है, नया रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेट 70 रुपीज उसके आसपास जाके बार बार टकरा रहा है। और मंथली चार्ट आपकी स्क्रीन पे है जो कि आपको दिखा रहा होगा कि शायद यहां पे बुल्स कुछ रिवर्सल की तैयारियां करते हुए नजर आ सकते हैं और क्या नया ट्रेंड बन सकता है उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। सबसे पहले चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल पे। अगर फंडामेंटल डाटा को देखें, बेसिक लेवल जानकारी ले लेते हैं, हमको इन डेप्थ फंडामेंटल के अंदर नहीं जा सकते बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। बेसिक लेवल में मार्केट कैप लगभग 50,000 करोड़, बट अगर आप स्टॉक का पी रेशियो और आरओसी आरओई देखते हैं तो आपको खुद लगेगा कि थोड़ा सा स्लाइटली एक्सपेंसिव है स्टॉक। बट रिमेंबर, पी ज्यादा होने का मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक में मूव नहीं आएंगे। पी एक क्राइटेरिया है, वो अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। अगर आप ऐसे ही बहुत से स्टॉक का पी देखेंगे 2015 का और आज का, तो पता चलेगा 2015 से वो कई गुना हो चुका है, लेकिन उसका पी जो है वो शायद आज भी एक्सपेंसिव ही होगा। ये राकेश झुनझुनवाला भी कहते थे। तो पी इज नॉट दैट क्राइटेरिया, बट हमें ध्यान में रखना होगा। ओके, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ कुछ नहीं है क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन बिजनेस हो चुका है। डेट कंपनी के ऊपर होगा ही, फाइनेंस है, बिजनेस है, बैंकिंग बिजनेस है, होगा ही। प्रॉफिट की ग्रोथ देखी जाए तो लगभग माइनस में है, तो इसलिए यहाँ पे पिटाई भी हुई है। मार्केट कैप टू सेल्स देख के ऐसा लगता है कि एक्सपेंसिव हम नहीं कह सकते एज पर दिस पॉइंट। पीजी रेशियो देख के भी हम बहुत सुपर एक्सपेंसिव इसको नहीं कह सकते। फ्री कैश फ्लो ठीक ठाक है, ईपीएस ठीक ठाक है, कोई बहुत अच्छा भी नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। कंपनी का अगर विजन और ग्रोथ अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे इसको जरूर पढ़िएगा, मैं आपको एनकरेज करूंगा, एक बार जरूर पढ़िएगा कंपनी का आगे का विजन क्या है, कंपनी का आगे का फोकस क्या है। मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। आइए इंपॉर्टेंट चीजों में। पी रेशियो अगर 5 साल का एवरेज देखा जाए तो वो भी लगभग 20 के आसपास निकल के आता है। अगर हम पिछले 10 साल का भी देखें तो वो लगभग 20 के आसपास ही निकल के आता है। दैट इज द एवरेज पी रेशियो। अगर हम बात कर लें यहाँ पे कंपैरिजन की बाकी जो इसी फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस है यानी बैंकिंग बिजनेस है उसमें, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को आप देखेंगे, उसका पी रेशियो देख लीजिए और बाकी सबका देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। मार्केट कैप आपको दिख रही होगी। यहां पर हम आते हैं नेट प्रॉफिट पर क्वार्टर, तो नेट प्रॉफिट पर क्वार्टर इनका देखिए और बाकी का देखिए, आपको आइडिया लगेगा। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगेगी वो है यहां पे कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू। इसको देखिए, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 56 है और लगभग उससे 10 रुपए ऊपर ट्रेड करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। 56 से 10 रुपए ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पब्लिक होल्डिंग देखेंगे तो यहां पे सबसे ज्यादा इस बैंक में ही पब्लिक होल्डिंग है, अगर हम नजर मारे तो पता चल जाएगा। प्रमोटर की होल्डिंग यहां पे नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन बिजनेस है। तो यहां से बेसिक आइडिया में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है कि उसके 10 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि वहां से अगर नीचे आता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू के पास में स्टॉक आ जाएगा, ये हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम यहां पे इसके डाटा देखें क्वार्टर रिजल्ट्स के, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है जो आपके ध्यान में होने चाहिए, इसको जरा नोट करिए। मार्च 2025 में देखिए रिवेन्यू कितनी रही है और यहां पर अगर हम मार्च 2024 में चलेंगे तो वहां से रिवेन्यू में एक अच्छा जंप देखने को मिला है। मार्च 2023 से भी ग्रोथ है, मार्च 22 से भी ग्रोथ है, तो मतलब लगातार ग्रोथ का जो पोर्टफोलियो है वो बना हुआ है। आइए आगे चलते हैं। फाइनेंस प्रॉफिट्स देखिए क्या है, मार्च में यहां पे क्या थे, मार्च 23 में भी माइनस था, मार्च 24 में ज्यादा माइनस हुआ। अब इस चीज को हमें समझना होगा कि इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस पहले देखिए कितने आ रहे थे मार्च में और अब कितने आ रहे हैं, वहां से हमें आइडिया लगेगा। तो यहां पे फाइनेंस में कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है और यहां पे काफी ज्यादा बढ़ चुका है। क्लियर हुआ? सो रिवेन्यू बढ़ना इज नॉट दैट क्राइटेरिया कि स्टॉक कुछ अच्छा परफॉर्म करेगा। ये भी चीज देखनी होगी फाइनेंशियल प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो नहीं आ रहा था। आइए नेट प्रॉफिट की तरफ चलिए। तो अगर आप मार्च 2022 का देखें 352 करोड़, 23 में 816 करोड़, 24 में 732 करोड़ और यहां पे 9413 करोड़ का रिवेन्यू आने के बाद भी प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सिर्फ 296 करोड़ है, तो इतनी डाउन ट्रेंड रही है। अगर आप देखेंगे यहां पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स आए थे मार्च 2023 में, उसके बाद में प्रॉफिट्स कभी भी अच्छे आए ही नहीं है। सो मार्केट ने उसकी पनिशमेंट ऑलरेडी दी है इसको।
बहुत से लोगों को लगता है कि मार्च 2023 में ऐसा हुआ है तो टॉप भी उस टाइम लगेगा। नहीं, जब मार्केट को लगता है ना, शुरू होता है कि अब ये नहीं कर पाएगा स्टॉक, तब वहां पे करेक्शन आने शुरू होते हैं और फिर इस तरीके से आता है। बहुत सी कंपनी में आप देखते होंगे रिजल्ट खराब आ रहा है, करेक्शन हो चुका है और वो स्टॉक फिर ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑलरेडी जो काम था, जो करेक्शन का काम था, वो प्राइस में फैक्टर्ड हो चुका है और रिजल्ट अब आया है तो आपको पता चल रहा है, फिर उसके बाद उसकी जर्नी शुरू हो जाती है। वही हम चार्ट पे पढ़ते हैं और इसकी भी हम पढ़ेंगे, तो हमें ये आइडिया लग गया है कि क्या हुआ है। अब एक बार जरा इसका हम लोग कंसोलिडेशन डाटा देखते हैं। वहां पे देखिए कि नेट यहां पे एनपीए क्या रहे हैं, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। अगर आप देखेंगे तो एनपीए में थोड़ी गिरावट है, दैट इज गुड साइन, पॉजिटिव साइन है, बट ओवरऑल देखा जाए तो इतना कुछ भी पॉजिटिव यहां पे नहीं नजर आता है, वो भी हमें नोट करना होगा। आइए वापस कंसोलिडेटेड डाटा कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा डाटा कंसोलिडेशन में ही देखने हैं, कंसोलिडेटेड बेसिस पे ही देखने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे तो आपको और आइडिया लगेगा। 2017 में जितना ईयरली रिवेन्यू था उससे उतना तो अब क्वार्टरली आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। 22, 23, 24 और ये 25, ये 4 साल का अगर आप डाटा देखते हैं तो काफी अच्छा माना जाएगा। ग्रोथ के ट्रैक पे कंपनी रही है। लेकिन वहीं पे अगर हम इस फाइनेंशियल प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो लास्ट ईयर के, यानी लास्ट जो मार्च गया है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का, बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। यहां पे आपके काफी बड़े लॉसेस आए हैं। तो वो इंपैक्ट कहां होता है? वो सीधा आपके नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालता है। यहां तक आपका सब कुछ ठीक चल रहा था और इधर आने के बाद में आपका काम जो है वो थोड़ा सा पटरी से उतरता हुआ नजर आया, तो मार्केट उसकी पनिशमेंट देता है। हम बेसिक लेवल नॉलेज रह रहे हैं, यहां से कोई डिसीजन नहीं बना रहे, बट पता कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है स्टॉक के साथ में। तो लगभग 1500 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगर हम इसकी ग्रोथ देखना चाहें तो 10 ईयर की ग्रोथ, 5 साल की ग्रोथ प्रॉफिट में और सेल में अच्छी नजर आती है। स्टॉक में अच्छे रिटर्न मिले हैं पिछले 5 साल में, लेकिन अगर 10 साल के रिटर्न्स आप देखेंगे तो कुछ खास रिटर्न्स नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी कुछ खास रही नहीं है, एवरेज अच्छे नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक खराब हो गया, प्लीज ये नोट करिएगा। आगे समझिए, प्रमोटर्स की यहाँ पे होल्डिंग नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन बिजनेस है और वो होल्डिंग अब एफआईआईज, डीआईआईज, पब्लिक और गवर्नमेंट के अंदर बन चुकी है। पब्लिक में अगर देखा जाए तो अभी भी आप देखेंगे सितंबर से दिसंबर के बीच में भी लगभग 5 लाख नए शेयर होल्डर आए और यहां पर अगर दिसंबर से अगर मार्च में देखा जाए तो लोगों का इंटरेस्ट कम रहा और 20-30 हजार शेयर होल्डर कम हो गए हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि पब्लिक का इसमें हाई इंटरेस्ट है, पब्लिक इसमें बहुत इंटरेस्ट रखती है इस स्टॉक में, हमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखिए, मैं चाहूं तो आपको यहां पर इसकी कॉन कॉल में पढ़ा सकता हूं, अगर आप चाहें तो मैं इसकी कॉन कॉल आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन बहुत लंबा समय लग जाएगा। ये लगभग 99 पेजेस की कॉन कॉल है, इसकी जो प्रेजेंटेशन है इतनी बड़ी है। अगर मैं इसको पढ़ने बैठा तो बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए हम चलते हैं डायरेक्ट चार्ट पे, वहीं चर्चा करते हैं कि वहां से हमें क्या चीज देखने को मिलती है। बेसिक लेवल जानकारी हम ले चुके हैं। अब आइए यहां पर सबसे पहले ये समझिए कि यहां इस कंपनी का राइट नाउ मंथली ट्रेंड क्या है। अगेन रिमाइंडिंग, चार्ट शुरू करने से पहले ये सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज अपने एडवाइस से कंसल्ट करिएगा, यह मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, तो कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं, ओनली एजुकेशन। आगे समझिए इसको। अब ये हमें दिख रहा है कि मंथली चार्ट पे इतने करेक्शन के बाद में अच्छी बात पता है क्या है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे ना मंथली चार्ट पे, तो ये स्टॉक जो है वो सस्टेन ही नहीं कर पा रहा था कोई भी बाउंस दिखा के। अगर आप देखेंगे बाउंस दिखाने के बाद लगातार अगले महीने नीचे, थोड़ा सा बाउंस आती है, अगले महीने नीचे कंसोलिडेट। अब की बार इसने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसमें 5 महीने का हाई 1 महीने के अंदर काटा है, वो भी बॉटम से लेके पूरा टॉप तक। सो ये एक अच्छा साइन है, ओवरऑल अच्छा साइन है। ये इंडिकेशन देता है कि स्टॉक ने शायद अपना नीचे का जर्नी पूरा कर लिया है, लेकिन क्या कंफर्मेशन हो गया और नया ट्रेंड शुरू हो गया, उसके लिए थोड़ा सा भी और वेट हो जाता है। आइए यहां पे इसको समझिए वीकली चार्ट पे। मंथली ट्रेंड क्या है भाई? साइडवेज टू बुलिश हो रहा है, इतना पता चला। अब अगर हम वीकली ट्रेंड की बात करें तो वीकली चार्ट पे ट्रेंड देखिए, यहां पर बेस बिल्डिंग की कोशिशें होती हुई नजर आ रही है। ये जोन जो है ये प्रॉपर एक वो जोन है जहां पे बेस बिल्डिंग की कोशिश स्टॉक करता हुआ नजर आ सकता है। तो यानी बिलो 70 यहां पर क्या है? बेस बिल्डिंग जोन है, बेस बिल्डिंग पॉसिबल हो सकती है, ये हमें ध्यान रखना है। बेस बिल्डिंग पॉसिबल। अगर हम वीकली ट्रेंड को पकड़ें तो क्या हो गया? ये भी साइडवेज टू बुलिश होने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। हमने क्या पता किया भाई? साइडवेज टू बुलिश। अब देखिए, कोई भी स्टॉक जिसमें कि फंडामेंटली आपको भरोसा होता है या ऐसा होता है कि यार ये स्टॉक जो है ना ये आने वाले टाइम में वापस चला जाएगा या इसकी गिरावट कंप्लीट हो गई, तो वहां पे स्मार्ट बुल्स क्या करते हैं? वहां पे स्मार्ट बुल्स हमेशा उसको अपने उस चार्ट के दौर पे रखते हैं जिसमें वो एक्यूमुलेशन वाला चार्ट होता है। कभी भी वो स्मार्ट बुल्स के लिए कोई वन टाइम वाला चार्ट नहीं होता जब तक वहां पे प्रॉपर इंडिकेशन नहीं आ जाए। तो यहां पर प्रॉपर इंडिकेशन हमें अगर नए ट्रेंड के चाहिए तो कैसे पता चलेगा भाई? वीकली चार्ट पे वो लेवल आ रहा है, ये वाला निकल के यहां पर, ये देखिए पीछे ये लेवल क्या बना हुआ था, ये इंपॉर्टेंट
सपोर्ट रेजिस्टेंस एक कर रहा था प्राइस एक्शन, तो अभी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, यानी इसके ऊपर हमें नया बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। स्मार्ट बुल्स उसे अपने वॉच लिस्ट में लेंगे, अपने रडार पे लेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको भी अपने रडार पे वॉच लिस्ट पे लेना है। नो रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड प्लीज। और हमें ये बार बार बताना जरूरी है, एज पर द यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन एंड एज पर द सेबी रेगुलेशंस। ओके, तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि इसके ऊपर आए तो आप रिव्यू करके देखिए, यानी 70 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है, रिव्यू करके चेक करिए और अपने एडवाइस साथ आप कंसल्ट करिए या देखिए अपने लेवल पे कि यहां पे क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ओवरऑल अगर आप नोट करें तो एक तेजी आ चुकी है, तेजी के बाद इसको करेक्शन या फिर कंसोलिडेशन, ध्यान रखिएगा दो वर्ड बोले हैं मैंने, तेजी के बाद या तो करेक्शन होता है या फिर एक लेवल में कंसोलिडेशन हो जाता है, या तो करेक्शन होता है इस तरीके से या कंसोलिडेशन होता है। तो जो भी होता है वो अच्छा होता है किसी रेजिस्टेंस पॉइंट के पास जाके, क्योंकि जब फिर उसके बाद जब वो रेजिस्टेंस करता है तो एक सस्टेनेबल बुलिश मूव की शुरुआत होती हुई नजर आ सकती है। तो क्लियर हुआ इतना? हमें ये समझ आया कि यहां पे भी हमारे पास 70 इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड इंपॉर्टेंट लेवल। अगर हम इसी को एक बार वन डे के चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं, चलिए यहीं से कन्वर्ट करते हैं वन डे के चार्ट पे, और यहां पे मैं इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज लाइन भी आपके सामने प्लेस करता हूं। सो लुक एट दिस, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां भी आपको पता चलेगा कि डेली चार्ट पे भी ये इन लेवल्स के आसपास इंपॉर्टेंट रहा है और अभी साइडवेज चल रहा है। यहां एक बार टाइम पास करने के बाद जब स्टॉक 70 के ऊपर आएगा तो स्मार्ट बुल्स के रडार पे आ सकता है और नए ट्रेंड के लिए स्मार्ट बुल्स उस टाइम पे उसको अपने रडार पे रखेंगे। कब? नए ट्रेंड के लिए स्मार्ट बुल्स उस टाइम पे ही उसको अपने रडार पे रखेंगे। क्लियर हुआ आपको? तो ये लेवल का हमें ध्यान रखना है और इसको हमें अपने रडार पे रखना चाहिए, नोटबुक में लिखना चाहिए। क्लियर? अब ये बात कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होंगे, साथ में ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो है इसके ऊपर भी आप देखेंगे तो अभी आया है। आने के बाद यहां से जब पहला झटका मिल जाए, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां आने के बाद में जब पहला झटका मिल जाए फिर उसके बाद में उसको नलीफाई करके जब ऊपर आता है तो वो सस्टेनेबल बुलिश मूव माना जाता है। क्लियर हुआ? तब तक नहीं माना जाता है, क्योंकि आने को तो यहां भी आया था बट झटका मिलने के बाद सस्टेनेबल मूव नहीं हुआ। देखो यहां भी आया था बट झटका मिलने के बाद सस्टेनेबल मूव चाहिए, तब हम कहते हैं कि हाँ यहां कुछ हुआ है। तो इस केस में अभी हम इसको एक बार हाइड करते हैं, यहां समझिए। तो इस केस में हमें एक चीज पता चली, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और इसके ऊपर ये जो लेवल आपको दिख रहे हैं, ये वाला जो जोन आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ एक छोटा सा, लगभग 61 62 के आसपास का, दैट इज 61 62, दैट विल एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। कब? अभी नहीं, अभी तो होगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, लेकिन सबसे ज्यादा स्मार्ट बुल्स इसको कब देखेंगे? अबव 70। कब देखेंगे? अबव ₹70। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। क्लियर हुआ? अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा वो तो ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस कौन से होंगे? एक छोटा सा रेजिस्टेंस ये होगा, बट उसके बाद में एक बड़ा रेजिस्टेंस जहां पे ये है, ये पहले से स्मार्ट बुल्स अपने रडार पे रखेंगे कि यहां से कंसोलिडेशन के बाद अगर स्टॉक निकलता है तो ऊपर कौन से रेजिस्टेंस है जो इसे परेशान कर सकते हैं, उनकी लिस्ट पहले बनेगी, वो चार्ट पे लाइन पहले मार्क होगी। जैसे एग्जांपल में आप यहां समझ लीजिए कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है जो यहां पे मार्क किया गया, इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट जोन है, ये आपको दिख रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट जोन है, ये फर्स्ट, और ये छोटा सा है, इसको कोई इतना इंपॉर्टेंस मानेगा नहीं, ये छोटा सा है, हालांकि जोन तो ये भी है बट बहुत छोटा है। और यहां के बाद में सीधा ये लेवल जो होंगे वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। सो अगर स्टॉक यहां से निकलने के लिए कोशिश करता है और राउंडिंग बॉटम बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले यहां कंसोलिडेशन या करेक्शन के बाद में इसके ऊपर सस्टेन करना होगा, और अगर सस्टेन होता है तो फिर ऊपर के रेजिस्टेंस जो है वो मैंने आपको बता दिए जो इसे परेशान कर सकते हैं। वहां पे आप अपना जो भी अगर रडार पे लेके डिसीजन लेना चाहें अपने डिवाइस से कंसल्ट करके डिसीजन ले सकते हैं। आई होप आपको समझ आया है मैं क्या कहना चाह रहा हूं IDFC फर्स्ट बैंक के रिगार्डिंग, और आप समझ गए होंगे कि इसमें नए ट्रेंड की शुरुआत कब होगी। अब ये भी सोच के देखिए किसी भी स्टॉक में सेलिंग प्रेशर कब क्रिएट होता है, ध्यान से समझिए। सेलिंग प्रेशर तब क्रिएट होता है जब वहां पर ऑलरेडी जो बुल उसमें होते हैं वो उसमें लंबी सेलिंग निकाल दे। तो ये जरा सोच के देखिए, एक कंपनी जो करेक्शन के बाद में बेस बिल्डिंग कर रही है, ब्रेकआउट के पास खड़ी है, तो उसमें चांस क्या होते हैं? उसमें चांस यही होते हैं कि नया ट्रेंड बनने के लिए उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो सकता है। इस बात के चांस ज्यादा है, इस बात के चांस कम होते हैं कि वहां पे कोई भी तरीके से लंबा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। बट स्टिल स्मार्ट बुल्स यहां पर कब अपने रडार पे ले लेते हैं उसको, और कब वो अपने डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे आते हैं? जब वो एक नए ट्रेंड की शुरुआत करने वाला हो। नया ट्रेंड मतलब यहां से एक रेजिस्टेंस को काटने की शुरुआत करे, तब वो स्मार्ट बुल्स के रडार पे आता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यहां पे संभावनाएं क्या क्या है। सेलिंग प्रेशर की फिलहाल संभावनाएं नहीं है, बट ये भी ध्यान रखना है कि स्मार्ट बुल्स नए ट्रेंड के लिए इसको अभी नहीं देखेंगे। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का जब सस्टेन हो जाएगा ब्रेकआउट करके तब वो इसको देखते हुए नजर आ सकते हैं। सो आप अपने एडवाइस से बात करके अगर इसे रडार पे लेना चाहें ले सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं आपको समझा पाऊं कि यहाँ पे ट्रेंड क्या है। अपने शब्दों को नियंत्रित करते हुए मैंने पूरा का पूरा आपके साथ जो भी मेरे को आता था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर ऐसी एनालिसिस आप सीखना चाहें तो हमारे वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, जहाँ 1 to 1 आप मेरे साथ सीख सकते हैं और वहाँ पे हम आपको क्लियर हर चीज़ समझा पाएंगे। उसके लिए आप इस नंबर पे
संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपने हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए। और हमारा जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की सर्विसेज है, अगर उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि स्विंग एंड मोमेंटम की है और इन्वेस्टमेंट इन वेल्थ की है, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। अगर हमारी सर्विसेज के रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और वेब एनालिसिस के लिए इस नंबर पर कॉल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।